हे गाइस, वेलकम टू इनहेल CO3 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी हमने डेजिग्नेशन चेंज कर दी थी थ्रू दैट एक्ट, और उसको डेजिग्नेशन दे दी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वैरन हेस्टिंग्स मैंने आपको बताया था कि वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आज मैं आपके सामने एक और एक्ट लेके आया हूँ, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। और इसका जो नाम दिया था, इसका नाम दिया था आफ्टर विलियम पिट, हु वाज अ ब्रिटिश पीएम। पिट द यंगर, हु बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 24 की एज में ब्रिटिश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये विलियम पिट, जिनको मैं पिट द यंगर बोलता था, और उनके नाम पे इस एक्ट का नाम आया, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो जो मेरा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ कमियां थी, कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए, उन डिफेक्ट्स को, उन शॉर्टकमिंग्स को, उन कमियों को एड्रेस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थी, वो एक और एक्ट लेके आई विच वाज कॉल्ड एज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ व्हाई दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट, ये एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों ये एक्ट इंपॉर्टेंट था? इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने बोला, उन्होंने बोला भाई आज से क्या होगा, आज से जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज हैं, द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दे विल बी कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस। दे विल बी कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया। कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं, दोबारा से सुन लीजिएगा, कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, नाउ दे विल कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। आज से वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाएंगी। कंपनी के टेरिटरीज जो हैं इंडिया में, वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाएंगे। टू टेल हु इज द बॉस। सेकंड रीजन वाज व्हाई दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट, दैट दिस एक्ट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द सुप्रीम कंट्रोल। This act gave British government the supreme control over the company's affairs and its administration in India. कंपनी के जो अफेयर्स थे, पॉलिटिकल अफेयर्स, अदर अफेयर्स, एंड उसके कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके ऊपर एक सुप्रीम कंट्रोल मिला किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली जो कंट्रोल आ रहा था, वो आ रहा था थ्रू दिस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एक्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट, और आई कैन से दिस ड्यूअल गवर्नमेंट। तो दोहरे नियंत्रण की यहां पे बात की गई, यहां पे डबल गवर्नमेंट की बात की गई। अब डबल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरा क्या आ गया? यहां पे मेरा एक तो आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक मेरा आ गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट की, अगर आप 1773 की वीडियो देखो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, दे वर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जहां पे मेरे क्या करते थे, जो मेरे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होते थे, those proprietors who had a share of worth more than 1000 pounds, 1000 पाउंड से ज्यादा का जिनका भी शेयर होता था कंपनी में, वो सारे मिलके क्या करते थे? 24 डायरेक्टर्स को चुनते थे, जिनको मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलता था। और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, जो कि इंग्लैंड में बैठे होते थे, वो क्या करते थे? वो गवर्निंग बॉडी होती थी कंपनी की, जो कंपनी के सारे डिसीजंस लिया करते थे। तो इस एक्ट में क्या किया? इस एक्ट ने डिस्टिंग्विश किया, किसको डिस्टिंग्विश किया? This act distinguish between the commercial and political functions of the company। देखो, पहले मेरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सारे डिसीजंस खुद ही लेती थी, चाहे कमर्शियल फंक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल फंक्शन हो। कमर्शियल फंक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? जो मेरा ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, जो भी व्यापार वगैरह करना होता था, कैसे किस तरह से ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है, वो सारा कौन देखती थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। और जब पॉलिटिकल फंक्शन की बात आती थी, पॉलिटिकल फंक्शन भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। बट इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू क्या हुआ? इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया। मतलब अब से क्या होगा? अब से जो मेरे कमर्शियल फंक्शंस हैं, अब से मेरे जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, वो कमर्शियल फंक्शंस कौन देखा करेगा? वो कमर्शियल फंक्शंस देखा करेगा सीओडी। सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सीओडी मेरा खुद का बनाया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा? कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। सी स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, C stands for commercial and C stands for court of directors। ओके, तो अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल फंक्शंस की, तो पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन देखेगा? पॉलिटिकल फंक्शंस विल बी हैंडल्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
दिस इज माय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये मेरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये मेरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मेरे पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेरे 6 मेंबर्स थे, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला, जिसके मेरे 6 मेंबर्स थे, और जिसमें से जो मेरे 2 मेंबर्स थे दे वर द कैबिनेट मिनिस्टर्स, 2 वर द कैबिनेट मिनिस्टर्स हु वर द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड 4 वर फ्रॉम प्रीवी काउंसिल। जो मेरा प्रीवी काउंसिल होता था 4 मेंबर्स उसके होते थे, ओके। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके 6 मेंबर्स होते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करेगा। पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कि पॉलिटिकल फंक्शंस में आ गया, जैसे सपोज करो कि जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया में इनकी, ठीक है, तो उन सभी टेरिटरीज को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उनकी किस तरह से उनको हैंडल करना है। उसके बाद जो गवर्नर्स की पोजीशन पे या गवर्नर जनरल की पोजीशन पे बैठे थे, कहाँ पे किसको अपॉइंट करना है, जो भी पॉलिटिकल चीजें होती थी वो सारी कौन देखता था, वो सारी चीजें मेरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, यहाँ पे इस एक्ट में हमने बात की ड्यूअल गवर्नमेंट की, डबल गवर्नमेंट की, जिसमें मेरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वो मेरे कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शंस हैं उनको देखेगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस एक्ट के थ्रू आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखी होंगी तो जाके देखिए वो वीडियो। तो वहां पे मैंने बताया था कि मेरा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी डेजिग्नेशन को चेंज करके उसको थोड़ी पावरें उसको बढ़ा दी थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर थोड़ी उसको दे दी थी, उसकी पावरें थोड़ी बढ़ा दी थी और उसको डेजिग्नेशन दे दी थी हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और जिसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। अब जो 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो इस एक्ट में हमने क्या किया, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ जो थी उस स्ट्रेंथ को मैंने 4 से घटा के कितना कर दिया, 3। तो वहां पे हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे, अब जिन लोगों ने ये वो वीडियो देखा होगा उनको याद होगा कि वहां पे हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे 4+1। 4+1 मतलब एक मेरा गवर्नर जनरल होता था और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की टीम होती थी। तो यहाँ पे मेरे वो जो 4 मेंबर्स की टीम थी वो मेरा कितनी होगी, वो घटा के 3 होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो स्ट्रक्चर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये बन गया 3+1, ठीक है। और जो ये मेरे 3 मेंबर्स होते थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, दिस मेंबर ऑल्सो इंक्लूड्स कमांडर इन चीफ। तो जो मेरा गवर्नर जनरल होता था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, अब जो बम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स होते थे, जो बम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज होती थी, देवर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि देवर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि उनको उसकी पावरें थोड़ी बढ़ा दी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी जो पावरें थी वो ज़्यादा थी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर्स, ठीक है। दे हैव दीज प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, दे वर सबऑर्डिनेट टू दिस गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड स्पेशली इन मैटर्स रिलेटेड टू वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं सेक्ट में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो शेयर कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मेरे वीडियोस जो हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।